नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को बहुत ही सहायक होगा। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ध्यान दीजिए। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो ये बात ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे मतलब की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 12, 15, 7 के अनुसार जो है लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति कौन भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 12, 15, 7 के अनुसार निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 118(4) के अनुसार 118(4) के अनुसार जो है लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी कब? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 6 मई 1961 ईस्वी को हुई थी। कब? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 6 मई 1961 को हुई थी। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 110(3) के अनुसार करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार जो है यह निर्णय करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? व्यय है दोस्तों, ध्यान रखिए, व्यय का अनुमान जो है किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुदान का अनुरोध, इसमें अनुदान का अनुरोध के रूप में अनुच्छेद 113(2) के तहत रखा जाता है। अनुदान का अनुरोध अनुच्छेद 113(2) के तहत रखा जाता है। लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा स्पीकर को। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, लोकसभा स्पीकर को जो है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। निम्न में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आकलन समिति या प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आकलन समिति या प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, बल्कि किसका प्रतिनिधित्व होता है? लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है। कब हुआ था? 30 जनवरी 1990 को। 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू हुआ था। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई थी? 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को दोस्तों संसद के सूचना अधिकार अधिनियम भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। किसमें? संसद में निहित है। लेकिन यही उच्च न्यायालय के तरफ में जब बात आती है, तो उच्च न्यायालय के सदस्यों यानी न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? लाओस है। यानी लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल अवरुद्ध देश है। पेरू, बोलीविया,
सूरीनाम, उरुग्वे में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध है? तो पेरू, ओलिविया, सूरीनाम, उरुग्वे में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध है? तो ओलिविया। ओलिविया क्या है? असल अवरुद्ध देश है। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। जिम्बाब्वे का नाम दोस्तों जो पहले दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी कहाँ है? हरारे है। 38वें समांतर सीमा रेखा में से किन दो देशों को विभाजित करती है? यानी 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्न में से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य कौन सी सीमा रेखा जो है इसे विभाजन करती है? तो 38वीं समांतर सीमा रेखा। नेक्स्ट, हेलसिंकी राजधानी है, ध्यान रखिए दोस्तों। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। ये बातें बिल्कुल ध्यान रखिए। कोपेनहेगन डेनमार्क, ओस्लो नॉर्वे, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। और हेलसिंकी की राजधानी किसकी है? फिनलैंड की। निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, अलास्का जो है यूएसए अमेरिका का हिस्सा है। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन में से कौन सा देश आर्कटिक के दक्षिण में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? आइसलैंड के दक्षिण में पाया जाता है। कौन? फिनलैंड। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन में से कौन सा देश आर्कटिक के दक्षिण में पाया जाता है? तो आइसलैंड जो है पाया जाता है। कांटो मैदान किस देश में है? तो कांटो मैदान दोस्तों जो है जापान में है। निम्न में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों के महाद्वीप का नाम जो है जाना जाता है कौन? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। टरबाइन से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। टरबाइन से बिजली प्राप्त करने में मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो टंगस्टन। टंगस्टन धातु जो है रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट, तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। किस में जोड़ना चाहिए? आधार से जोड़ना चाहिए। तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। किसमें? आधार से जोड़ना चाहिए। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। किस अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है? तो ये अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। आवश्यक उच्च ताप की चालक होती है सिरामिक ऑक्साइड में। किसमें? सिरामिक ऑक्साइड में होती है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग दोस्तों है ऑरेंज होता है। ऑरेंज रंग का होता है। नेक्स्ट, भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद जो दोस्तों सिलिकॉन, कैल्शियम तथा कार्बन। भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसके बाद सिलिकॉन है, कैल्शियम का नंबर आता है तथा फिर कार्बन का। मोती के मुख्य अवयव हैं। मोती के मुख्य अवयव क्या हैं? एरागोनाइट है, कैल्शियम कार्बोनेट और कांची ओलिन। अति मुलायम खनिज सोप स्टोन मुख्यतः है क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट जो है अति मुलायम खनिज सोप स्टोन मुख्यतः है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। सबसे ज़्यादा जो है केरल राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे? केरल राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला?
तो भारत के गवर्नर जनरल को 1786 एक्ट के द्वारा जो है अपने समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला या प्राप्त हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आर कोपलैंड का है। आर कोपलैंड का कथन था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह का आरंभ दोस्तों जो है चंपारण 1917 में आरंभ किया। ये कहाँ पे है? चंपारण, बिहार में। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था क्या था? होम रूल आंदोलन था। होम रूल आंदोलन श्रीमती इंदिरा सेन और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दोस्तों जो है 9 जिलों से होकर गुजरती है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो दोस्तों रायबरेली में स्थापित की गई। यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? तो यमुना एक्सप्रेसवे दोस्तों आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच कौन सा एक्सप्रेसवे है? तो यमुना एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? उदाहरण के दोस्तों उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है उन्नाव जिले में स्थित है। उन्नाव जिले में स्थित है। उन्नाव जिले में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। सुराहताल पक्षी बिहार अवस्थित है। कहाँ पे? सुराहताल पक्षी बिहार अवस्थित है बलिया में। और बखीरा पक्षी संत कबीरनगर में है। प्रथम पक्षी बिहार नवाबगंज पक्षी बिहार है, यानी नवाबगंज को प्रथम पक्षी बिहार भी माना जाता है। नेक्स्ट, 51 नंबर सवाल है दोस्तों, एक स्तरीय ग्राम पंचायत किन किन राज्यों में है? तो ध्यान रखिए, एक स्तरीय ग्राम पंचायत दोस्तों केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, यानी इतने राज्यों में, यानी किसमें? केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम में एक स्तरीय ग्राम पंचायत की स्थिति है। 2 स्तरीय ग्राम पंचायत किसमें है? पंचायत समिति असम, उड़ीसा, कर्नाटक और हरियाणा में 2 स्तरीय ग्राम पंचायत या पंचायत समितियां हैं। 3 स्तरीय ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 3 स्तरीय ग्राम पंचायत या पंचायत समिति जिला परिषद इत्यादि ये चीज़ें इन राज्यों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है 4 स्तरीय ग्राम पंचायत, यानी 4 स्तरीय ग्राम पंचायत कहाँ पे है? ग्राम पंचायत आंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, गुजरात के त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं हैं। गुजरात के त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत है, तालुका समिति है तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायत का गठन नहीं है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायत का गठन नहीं है। इन राज्य में एक स्तरीय जनजाति परिषद हैं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना है। नेक्स्ट, पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। केवल पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। केवल केरल में अनुसूचित जातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल को उसे विशेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और
शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये बातें आप लोग समझ आ गई। यानी 56वां है, पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया। केवल किस राज्य में? केरल राज्य में किया गया। अनुसूचित जातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल को उसे विशेष राज्य के पंचायत द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में सिफारिश कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे सगे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।